जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द इंडिया जीएस में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। बायोलॉजी को हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे: कोशिका विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो आज हम लोग सबसे पहले वनस्पति विज्ञान स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान को परिभाषा हम लोग किस रूप में दे सकते हैं? तो वनस्पति विज्ञान यानी कि जितने भी संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं उसका अध्ययन, उसका आंतरिक संरचना का अध्ययन ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान को हम लोग लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। तो थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं इसको कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहलाता है। देखिए, वनस्पति विज्ञान यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं उनके आंतरिक संरचना का अध्ययन ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का सबसे पहले बारीकी से अध्ययन किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने। तो थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने ही वनस्पति विज्ञान का सबसे पहले अध्ययन किया था। तो इसलिए इनका जनक के रूप में कौन माना जाता है? थियोफ्रेस्टस। तो यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हुए? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान को हम लोग आसानी भाषा में समझने के लिए यानी वैज्ञानिकों ने इसे वर्गीकरण के रूप में बांटा, यानी कि बहुत सारे अलग अलग वर्ग में इसे बांटा। जिसमें फूल लगते हैं उसको अलग, जिसमें फूल ना लगते हैं उसको अलग। तो इस प्रकार सबसे पहले एकलर नामक वैज्ञानिक ने यानी वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण, सबसे हम लोग पहले क्या देंगे ध्यान? वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण। तो वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण सबसे पहले एकलर नामक वैज्ञानिक ने किया। कौन? एकलर नामक वैज्ञानिक 1883 में किया था। तो वनस्पति विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? वनस्पति विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। हम लोग इसको डायग्राम से समझेंगे। वनस्पति विज्ञान में सबसे पहला होता है अपुष्पोद्भिद। तो अपुष्पोद्भिद का मतलब क्या हुआ? जिसमें फल फूल नहीं लगते हैं। क्या? फल नहीं लगते हैं, ना इसमें क्या लगते हैं? फूल नहीं लगते हैं। अब फल नहीं होगा तो इसमें बीज भी नहीं लगेंगे, यानी बीज फल फूल इसमें क्या होता है? इसमें नहीं लगते हैं। ध्यान देना है, बीज फल फूल इसमें क्या होता है? नहीं लगते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोगैम। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? क्रिप्टोगैम। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्रिप्टोगैम। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे फाइंडोगैम यानी पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद यानी इसको क्या कहेंगे? फाइंडोगैम। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फाइंडोगैम। अब इसमें क्या होता है? इसमें फल फूल बीज ये सब क्या होता है? इसमें लगता है। तो इसमें क्या होता है? अपुष्पोद्भिद। नाम से ही पता चल रहा है कि अपुष्पोद्भिद यानी इसमें फल फूल नहीं लगते हैं। पुष्पोद्भिद यानी जिसमें पुष्प हो, यानी कि जिसमें फल फूल बीज लगते हैं। तो सबसे पहले वनस्पति विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद।
अपुष्पोद्भिद को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। अपुष्पोद्भिद में ही हम लोग क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा आ गया। दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा हो गया। और तीसरा में क्या हो गया, टेरिडोफाइटा। क्या हो गया, टेरिडोफाइटा। पुष्पोद्भिद को भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक पहला बांटते हैं नगण्य बीजी, क्या बांटते हैं, पहला नगण्य बीजी, जिसमें बीज पत्र नहीं पाया जाता है, नगण्य बीजी। दूसरा को हम क्या बांटेंगे, आवर्त बीजी या अनावर्त बीजी। ठीक है, आवर्त बीजी या अनावर्त बीजी। आवर्त बीजी हो गया। देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। हम लोग को देखिए बायोलॉजी में क्या होता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी ध्यान देना होता है। जैसे नगण्य बीजी को जिम्नोस्पर्म भी दे सकता है, आवर्त बीजी को एंजियोस्पर्म भी दे सकता है। तो सबसे पहले देखिए पुष्पोद्भिद को हम लोग 3 भागों में बांटे, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर थाइलोफाइटा को भी हम लोग आसानी से पढ़ने के लिए 3 भागों में वर्णन किए हैं। एक हो गया शैवाल, जिसको इंग्लिश में एल्गी बोला जाता है। उसके बाद हो गया कवक, इसको फंगी बोला जाता है। और हो गया जीवाणु, जिसको आप लोग जानते हैं बैक्टीरिया बोला जाता है, बैक्टीरिया। शैवाल और कवक का एक सहजीवता यानी सिम्बायोसिस का काम करता है लाइकेन। लाइकेन को भी हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं, लाइकेन। उसके बाद पुष्पोद्भिद में नगण्य बीजी, आवर्त बीजी। आवर्त बीजी को भी हम लोग 2 भागों में पढ़ते हैं। एक मोनोकाट यानी कि एक बीजपत्री, हम लोग इधर लिख लेते हैं, उधर दिखेगा नहीं, एक बीजपत्री, जिसको कहते हैं मोनोकॉट। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डाइकॉट। तो हम लोग बारी बारी से इन लोग इस सभी टॉपिक को आसानी से पढ़ेंगे, यानी कि नगण्य बीजी, आवर्त बीजी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, सभी को डिटेल में अध्ययन करेंगे हम लोग इसको। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे शैवाल यानी थाइलोफाइटा को थोड़ा सा हम देख लेंगे। उसके बाद हम लोग शैवाल को पढ़ेंगे, फिर कवक, जीवाणु, इसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर नगण्य बीजी, आवर्त बीजी, एक बीजपत्री। उसके बाद वनस्पति विज्ञान का स्टार्ट इस प्रकार होता है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और हम इसको मिटाते हैं। एक बार हम इसको फिर से दोहरा देते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी इंग्लिश में कहते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बोटनी कहलाता है। तो बोटनी के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक, थियोफ्रेस्टस। इसलिए इसे वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान को आसानी से अध्ययन करने के लिए हम लोग वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण किया। तो इसका वर्गीकरण सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक किया, एकलर नामक वैज्ञानिक 1883 में। तो वनस्पति विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। तो अपुष्पोद्भिद को भी 3 भागों में बांटा गया है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसमें थाइलोफाइटा को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, शैवाल, कवक और जीवाणु। उसके बाद पुष्पोद्भिद में भी हम लोग 2 भाग में बांटे हैं, जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को भी 2 भाग में, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा के अंतर्गत पढ़ेंगे शैवाल, कवक और जीवाणु। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। चलिए इसको
सबसे पहले हम लोग थाइलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। थाइलोफाइटा क्या होता है? थाइलोफाइटा। तो देखिए अभी हम लोग ध्यान दे रहे थे थाइलोफाइटा, अभी हम लोग पढ़े कि अपुष्पोद्भिद के अंदर ही थाइलोफाइटा आएगा। तो अपुष्पोद्भिद का मतलब हो गया जिसमें फल फूल इत्यादि नहीं लगे। तो जैसे हम लोग कहीं देखते हैं जहाँ पानी आते रहता है या गिरते रहता है तो वहाँ हरा हरा जैसा पौधे उग जाते हैं, छोटा छोटा, उसको हम लोग काई या शैवाल कहते हैं, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? काई कहते हैं। तो वो भी एक प्रकार का क्या हुआ? शैवाल या फिर कवक। तो उसी को हम लोग ध्यान देंगे कि थाइलोफाइटा। तो थाइलोफाइटा क्या होता है? थाइलोफाइटा का शरीर जो होता है सुकाय होता है। सुकाय का मतलब क्या होता है कि ना ही तो उसमें तना दिखेगा, ना ही उसमें पत्ते दिखेंगे, उसमें ना तना ना ही उसमें पत्ते, इस समय विभेदित क्या रहता है? नहीं रहता। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? थाइलोफाइटा। तो थाइलोफाइटा का शरीर, इसका शरीर क्या होता है? इसका शरीर क्या होता है? इसका शरीर सुकाय होता है। सुकाय होता है। तो सुकाय का मतलब क्या हुआ? सुकाय का मतलब होता है ये तना, फल फूल पत्ते आदि में विभेदित नहीं रहता है। विभेदित नहीं रहता है। क्या होता है? ये तना फल फूल पत्ते आदि में विभेदित या विभाजित नहीं रहता है। विभाजित नहीं रहता है। इसमें क्या होता है? इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। अब संवहन ऊतक क्या होता है? संवहन ऊतक जो कि पौधे के जड़ से लेकर अन्य भागों तक खनिज लवण को पहुंचाना या फिर बने हुए भोजन को पौधे को अन्य शरीर के भागों तक पहुंचाना। जैसे हम लोग संवहन ऊतक में बोल देंगे जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है खनिज लवण को पौधों को अन्य भागों में पहुंचाना या जल को अन्य भागों में पहुंचाना। और फ्लोएम का काम है कि पौधे के अन्य भागों में भोजन को पहुंचाना। तो क्या होता है? इसका शरीर सुकाय होता है। ये तना फल फूल पत्ते आदि में विभाजित नहीं रहता है। संवहन ऊतक इसमें नहीं पाया जाता है, जैसे में फाइलम और जाइलम और फ्लोएम। और इसका सबसे मुख्य बातें क्या है कि वनस्पति जगत का यह सबसे बड़ा क्या है? वर्ग है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। सबसे बड़ा वर्ग है। क्वेश्चन में आ जाता है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो हो जाएगा अपना थाइलोफाइटा। तो अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शैवाल को। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। शैवाल को हम लोग पढ़ेंगे। शैवाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शैवाल को कहते हैं एल्गी। तो शैवाल हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे शैवाल। क्या पढ़ेंगे? शैवाल। शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्गी। क्या बोलते हैं? एल्गी। तो जिस तरह से हम लोग अभी थाइलोफाइटा में जाने कि इसका शरीर सुकाय होता है, इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, उसी प्रकार शैवाल में भी क्या होता है? इसका शरीर भी क्या होता है? इसका शरीर क्या होता है? सुकाय होता है। क्या होता है? सुकाय होता है। इसमें क्या होता है? इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। क्या होता है? इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है? हरित लवक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, पाया जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, हरित लवक पाया जाता है। अब जब किसी भी पौधा में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाया जाएगा तो क्या होगा, वो अपना भोजन खुद बनाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, ये स्वपोषी होंगे। क्या होता है, ये स्वपोषी होता है। शैवाल क्या होता है, स्वपोषी होता है। जब हम लोग इसके अध्ययन करते हैं तो इसका अध्ययन को क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। अब हम लोग जानेंगे इसका मुख्य बात कि शैवाल कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो शैवाल क्या होता है, शैवाल का बनावट थोड़ा सा देख लेते हैं कि शैवाल का बनावट क्या होता है। तो शैवाल का जो शरीर होता है ये क्या होता है, इसका जो कोशिका भित्ति होता है सेलुलोज के बने होता है। क्या होता है, कोशिका भित्ति। शैवाल का कोशिका भित्ति किसका बनी होती है, सेलुलोज का, सेलुलोज। शैवाल का कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये जो होता है अपना भोजन किस रूप में रखता है, ये अपना भोजन मंड के रूप में रखता है, यानी स्टार्च। ये अपना भोजन मंड, हिंदी में मंड यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको स्टार्च, क्या बोलेंगे, स्टार्च के रूप में रखती है। ये अपना भोजन किसके रूप में रखती है, मंड या स्टार्च के रूप में। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका शरीर क्या होता है, सुकाय होता है। इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है जैसे जाइलम फ्लोएम। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अपना भोजन क्या होता है, खुद बनाता है। इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, है ना। इस शैवाल की कोशिका भित्ति क्या से बनी होती है, सेलुलोज की। और ये अपना भोजन किसके रूप में रहते हैं, भोजन के रूप में और स्टार्च के रूप में। हम लोग जानेंगे कि शैवाल कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो शैवाल क्या होता है, साफ पानी, पाया जाता है। झरना, जहाँ झरना होता है वहाँ पाया जाता है। गर्म पानी के झरने में भी पाया जाता है। ये गर्म और ठंडा पानी दोनों के झरने में पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसके कि गर्म पानी में पाया जाता है या ठंडा पानी में। तो साफ पानी में, झरना में, गर्म या ठंडा दोनों में, या फिर तालाब में, यानी कुल मिलाकर ये नमी युक्त स्थानों पर पाया जाता है। तो चलिए इतना पहले नोट डाउन कीजिए शैवाल के बारे में। इसका शरीर सुकाय होता है, इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। इसका शरीर जो होता है, इसका शरीर का जो कोशिका भित्ति होता है सेलुलोज का बना होता है। और ये जो अपना भोजन रखती है स्टार्च यानी मंड के रूप में रखती है। ये पाया जाता है साफ पानी में, झरना यानी गरम या ठंडा जो भी झरना हो उसमें पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है। कुल मिलाकर ये क्या होता है, नमी युक्त स्थानों पर ही पाया जाता है शैवाल। तो हम लोग ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका कुछ उपयोग के बारे में भी जान लेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं, और इसका कुछ उपयोग पढ़ेंगे और कितने प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए शैवाल जो होता है, शैवाल मुख्यतः 3 प्रकार के पाया जाता है। एक होता है क्लोरोफाइसी, दूसरा होता है रोडोफाइसी,
तीसरा होता है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। देखिए क्लोरोफाइसी में क्या होता है, ये जो होता है 3 रंग के होते हैं। क्लोरोफाइसी जो होते हैं इसमें हरा वर्णक के कारण ये कैसा होते हैं, हरा रंग के। तो इसमें कैसा वर्णक पाया जाता है, हरा वर्णक पाया जाता है। इसमें लाल वर्णक पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें भूरा वर्णक पाया जाता है। तो वर्णक का मतलब रंग ही हुआ एक प्रकार के। तो ये हरा रंग हो गया, ये हरा रंग के हो गए, ये लाल रंग के हो गए और ये क्या हो गया, ये भूरा रंग का हो गया। ये क्या हो गया, ये भूरा रंग का हो गया। तो पिछले 2019 का जो दरोगा का पीटी था उसमें आया हुआ था कि रोडोफाइसी, इसका आया हुआ था कि निम्नलिखित में लाल शैवाल कौन सा है। निम्नलिखित में लाल शैवाल कौन सा है, तो ये हो जाएगा, इसमें एक ऑप्शन था उसमें रोडोफाइसी। तो इस प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्या होता है, इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि इसमें लाल शैवाल कौन है, इसमें हरा शैवाल कौन है और इसमें भूरा शैवाल कौन है। तो ये क्या हो गया, 3 प्रकार के हो गए, एक क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। इसके बाद हम लोग जान लेंगे शैवाल का जो मुख्य उपयोग होता है। तो शैवाल का उपयोग के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग प्रजनन के बारे में जानेंगे। तो ये तो हो गया, ये 3 प्रकार के पाई जाती है। इसमें 3 प्रकार से प्रजनन भी होता है। 3 प्रकार से क्या होता है, इसमें प्रजनन होता है। पहला प्रजनन होता है कायिक प्रजनन। पहला क्या होता है, कायिक प्रजनन। दूसरा क्या होता है, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन। तीसरा क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन। यानी तीनों रूप में यह प्रजनन करते हैं, कायिक रूप से, लैंगिक रूप से और अलैंगिक रूप से। अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि कायिक क्या होता है, लैंगिक क्या होता है, अलैंगिक क्या होता है। तो ये सब हम लोग प्रजनन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कायिक प्रजनन क्या होता है, लैंगिक प्रजनन क्या होता है और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो चलिए हम इसका कुछ उपयोग पढ़ लेते हैं कि जैसे हम आयोडीन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं या फिर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। अब इसका हम लोग पढ़ लेते हैं उपयोग। क्या पढ़ेंगे, शैवाल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो शैवाल, सबसे पहले हम लोग भोजन के रूप में शैवाल का प्रयोग करते हैं। तो भोजन के रूप में कौन कौन सा शैवाल का प्रयोग करेंगे, फोरफायरा आ जाएगा, अल्वा आ जाएगा, सर्गासन आ जाएगा, लेमिनेरिया आ जाएगा। तो क्या होगा, पोरफायरा। क्या होगा, पोरफायरा। इसका नाम थोड़ा सा ये अलग रहता है, इसलिए इसको बढ़िया से याद कीजिएगा। फोरफायरा, फोरफायरा हो गया, सर्गासन हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सर्गासन हो गया, लेमिनेरिया हो गया, नॉन ऑस्टक भी हो जाता है इसमें, नॉन ऑस्टक। इसको क्या करते हैं, हम भोजन का रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम आयोडीन, जो हमारा नमक होता है, यानी समुद्र में भी शैवाल पाए जाते हैं। तो समुद्र के जो थी से हमारा जो नमक तैयार होता है उसमें आयोडीन पाया जाता है। तो आयोडीन के रूप में हमें कौन सा शैवाल प्रयोग करते हैं, आयोडीन के रूप में। तो आयोडीन के रूप में हम लोग करते हैं लेमिनेरिया का प्रयोग करते हैं। किसका, लेमिनेरिया का। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन के लिए। आयोडीन का प्रयोग किस में करते हैं, लेमिनेरिया का प्रयोग क्या करते हैं, आयोडीन के रूप में करते हैं। कुछ का हम क्या करते हैं, कुछ और अनुसंधान के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अनुसंधान, तो अनुसंधान क्या हो गया, तो क्लोरेला, क्लोरेला एक शैवाल होता है। क्लोरेला जो होता है एक शैवाल होता है। इसका प्रयोग हम अनुसंधान के रूप में करते हैं और बहुत बड़ी ही अनुसंधान, जो कि अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, क्लोरेला को एक हौज में उगाते हैं। हौज में जब उगाते हैं तो इससे क्या प्राप्त होता है, उनको ऑक्सीजन और भोजन दोनों प्राप्त होता है। तो क्लोरा से क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री इनको ले जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री साथ ले जाते हैं
साथ ले जाते हैं और हौज में इसको उगाते हैं। इससे वो क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन, यानी भोजन प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग भोजन के बारे में पढ़े, आयोडीन के बारे में पढ़े और क्या हुआ, अनुसंधान के बारे में पढ़े। तो शैवाल का ये मुख्य प्रयोग है। पोरफायरा, सर्गासन, लेमिनेरिया, नॉनस्टेक क्या हो गया, ये भोजन के रूप में हो गया। आयोडीन के रूप में हम लोग लेमिनेरिया का प्रयोग करते हैं। अनुसंधान के रूप में हम लोग क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग करते हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री साथ ले जाकर भोजन और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो आज हम लोग शैवाल तक ही रहने देंगे। अगले क्लास में हम लोग कवक और जीवाणु के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास? अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। जय हिंद।